अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर पयाम नशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। सैकड़ों लोग थे जिनमें ख़वातीन समेत हर उम्र के मर्द और बच्चे प्रेस क्लब लाहौर के बाहर बड़े बड़े कतबे और बैनर्स उठाए रुखसाना के कत्ल का इंसाफ मांग रहे थे, जिसे रुखसाना के वालिद अब्दुल गफूर के मुताबिक मुजरिमाना हमले के बाद कत्ल कर दिया गया था और इसकी लाश 2 रोज़ तक मकई के खेत में जंगली जानवरों के रहमो करम पर पड़ी रही थी। इस वारदात के पीछे जो अवामिल थे इन्हें राकिमुल हुरूफ ने बड़ी गहराई से देखा और वो खासे परेशान कुन थे। ओकाड़ा के नवाही कस्बे 3637 2RK के रिहायशी इस खानदान का ताल्लुक अरसा दराज से इसी गांव के ईसाई खानदान से बड़ा करीबी चला आ रहा था। यहाँ तक कि रुखसाना और नामजद मुल्जिमान सत्तार मसीह व लाल मसीह की जोजा कैथरीन एक जान दो कारिब की मिसाल थीं। रुखसाना के बहनोई फारूक ने बारखा रुखसाना के खामिन शौकत अली को इस मेल मिलाप से रोका, मगर कैथरीन के खामिन सत्तार मसीह ने फारूक को रोककर इससे बाज़पुरस की कि तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। नामजद मुल्जिमान रशीद मसीह, अमीन मसीह, सत्तार मसीह और कैथरीन के खिलाफ थाना सदर ओकाड़ा में दर्ज FIR के मुताबिक रुखसाना को 22/10/2013 को अगवा किया गया और मौरखा 24/10/13 को सुबह 6:30 मकई की फसल से रुखसाना की लाश मिली, जिसकी बहुत बुरी हालत थी और लाश की हालत बता रही थी कि इसे बुरी तरह से मुजरिमाना हमले का शिकार किया गया था, जिसकी तस्दीक बाद में रिपोर्ट मिलने पर सामने आई। मैं थाना सदर ओकाड़ा में सत्तार मसीह समेत दीगर नामजद मुल्जिमान से मिला तो सबने लाइल्मी का इजहार किया। मुल्जिमान को सियासी आशीर्वाद हासिल होने की बिना पर खासा मुतमईन भी पाया। कई एक लोगों की ज़बानी मालूम हुआ कि सत्तार मसीह और मकतूला के खामिन में खासा मजबूत दोस्ताना चला आ रहा था। सत्तार मसीह रुखसाना के खामिन को नौकरी दिलवाने में पेश रहता। कभी वो दोनों मियाँ बीवी को नौकरी दिलवाने की गर्ज से फैसलाबाद ले जाता और ये लोग इकट्ठे ही रिहाइश पजीर होते। कई माह ये सिलसिला चलता रहता। इसी तरह फतेहपुर बुनियादी मरकज़ सेहत में अनट्रेंड दाई के कोर्स में दाखिले के लिए रुखसाना को अभी 20 रोज़ ही हुए थे कि मरकज़ सेहत के तमाम अमले की ईंट से ईंट बच गई। मरकज़ इंचार्ज HT सादिक, जो खुद को डॉक्टर कहलवाना पसंद करता था, LHV नजमा और मिडवाइफ जुबैदा, जो साल से एक फैमिली की तरह इस मरकज़ सेहत में तैनात थीं, इस इलाके के लोगों को तबी सहूलियात फराहम करती आ रही थीं। डॉक्टर सादिक रुखसाना की 20 रोज़ा हाज़िरी के दौरान 5 बार रुखसाना की तरफ से होने वाले मामलात में उलझे और इलाके के बासर अफराद की सख्त तनकीद का सामना कर चुके थे। रुखसाना पार्टीबाजी की बड़ी माहिर थी। एक दूसरे से लड़ाना उसके एक झटके का कमाल था। एक रोज़ का जिक्र है कि बुनियादी मरकज़ सेहत ख़वातीन और बच्चों से भरा हुआ था। महीनेवार राशन की तकसीम LHV की जिम्मेदारी में शामिल होने की बिना पर जच्चा व बच्चा की हिस्ट्री दर्ज करने के बाद खुश्क दूध, गंदम और बटर आयल वगैरह दिया जाता था। खुदा जाने रुखसाना ने वहाँ मौजूद ख़वातीन में कौन सा शोशा छोड़ा कि तमाम ख़वातीन ने वहाँ एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसका निशाना LHV और डिस्पेंसर खादिम था, जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो राशन खुर्द-बुर्द करते थे। इस एहतजाज की बाज़गश्त करीबी पुलिस चौकी को हुई तो वहाँ से मुलाजमीन दंदनाते हुए मरकज़ सेहत में आ गए। शिकायत का दफ्तर खुल गया। रुखसाना पेश थी। ना तो इसका ये पता चल रहा था कि वो एहतजाज करने वालों के साथ थी और न ही ये मालूम हो रहा था कि वो मरकज़ सेहत के अमले की वकालत कर रही है। दीगर अमला एक तरफ होकर बैठ गया। डिस्पेंसर और LHV इस सूरत हाल को हैंडल करने की कोशिश में लगे हुए थे। साल से चलता हुआ प्रोग्राम पल भर में मुतनाज़ा हो गया और वो सब ख़वातीन मरने मारने पर तैयार हो गई थीं। आखिरकार चौकी इंचार्ज राशन के स्टोर को ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गया। जाते जाते मरकज़ सेहत के अमले को कह गया कि इसका फैसला महकमा सेहत का कोई ऑफिसर आकर ही लगाएगा, क्योंकि ये गैर मुल्की इमदाद का मामला है। यह महकमा ही हिसाब लगाएगा कि क्या सही और क्या गलत होता आ रहा था। सब राशन लेने वाली ख़वातीन बच्चों समेत वावेला मचाती हुई वापस चली गईं। रुखसाना LHV के कमरे में चेहरे पर यासियत का नकाब सजाए इससे मुखातिब हुई। मैडम,
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کہیں ڈاکٹر اور مڈ وائف زبیدہ کا کیا دھرا تو نہیں؟ میرا مطلب کہیں یہ سازش دونوں نے مل کر کی ہو کہ آپ کا ٹرانسفر کروا کر سارا نظام دائی زبیدہ کے ہینڈ اوور ہو جائے اور یہاں راشن میں بھی ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے۔ ادویات پر تو وہ پہلے ہی قابض چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد کے لیے کھانسی کا شربت مانگا تو وہ کہنے لگی کہ ابھی ایشو نہیں کیا۔ منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے اس نے LHV پر اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں پتا، DHO صاحب خود آ کر سب کچھ دیکھ لیں گے۔ میں آفس جا کر ساری صورتحال ان سے بیان کر دوں گی۔ کہتے ہوئے وہ رجسٹر وغیرہ دراز پہ رکھنے اور تالا لگانے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسرے روز محکمہ صحت کے اہلکاروں نے آ کر سارا اسٹور اور ریکارڈ چیک کیا تو انہیں کوئی بھی بے ضابطگی نظر نہ آئی۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کسی نے اس بارے میں کوئی نوٹس نہیں لیا اور وہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ رخسانہ کو 2 ماہ ہو گئے مگر وہ کبھی کبھار کوئی اوچھا خط کنڈا ضرور کر گزرتی۔ چوکیدار نور محمد کا کوارٹر اس نے صاف کر کے اس میں اپنا تھوڑا بہت سامان رکھ لیا تھا، کیونکہ نور محمد رات کی ڈیوٹی کر کے قریبی بستی میں اپنے گھر چلا جاتا۔ رخسانہ چونکہ اسی گاؤں کی رہائشی تھی، سب کے ساتھ اس کے روابط تھے، اس لیے بھی وہ لوگ اسے جانتے تھے۔ خاص کر پولیس چوکی کا عملہ اس کے دائرۂ کار میں تھا۔ نور محمد چوکیدار نے رخسانہ کو اس بات پر رضامند کر لیا تھا کہ کبھی کبھار اس کا دوست اکبر خان کا تھوڑا بہت مال، جس میں چرس افیون شامل تھی، اپنے کوارٹر میں رکھ لیا کرے، اور چوکی والے تیری طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھیں گے، وہ تمہاری خدمت بھی کر دیا کریں گے۔ یوں رخسانہ اکبر خان کے ساتھ مل کر منشیات کا دھندا کرنے لگی۔ اس کی ہوس دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے مراسم ایسے لوگوں سے بھی ہو گئے تھے جن کو اکبر خان براہ راست اس کے پاس رکھا مال لینے بھجوا دیتا۔ گاؤں میں 1-2 گھر عیسائیوں کے بھی تھے اور ان کے پاس شراب خریدنے کے پرمٹ تھے۔ رخسانہ ان سے شراب خرید کر مہنگے داموں آگے فروخت کرنے لگی تھی، منہ متھے لگتی تھی اور اسے دوسروں سے کام نکلوانے کا فن بھی آتا تھا۔ مرکزِ صحت کی بدنامی ہو رہی تھی مگر عملے کے کسی ملازم کی جرأت نہ ہوتی اس کے راستے میں آنے کی۔ اس نے بطور ان ٹرینڈ دائی یہاں داخلہ لیا اور اس ایریے کو اپنی مذموم سرگرمیوں کی آماجگاہ بنا لیا۔ اس کے گھر والے بھی کھلے دل کے لوگ تھے، وہ اس کی سرگرمیوں میں اس کی معاونت کرتے۔ اکبر خان نے اسے اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ ادھر کا مال ادھر ڈیلیور کرے۔ رات کی تاریکی میں گاڑیاں مرکزِ صحت پر آتیں اور رخسانہ کے کوارٹر پر دیر تک لین دین کا سلسلہ جاری رہتا۔ پولیس چوکی چند قدم پر تھی مگر وہ سب اس کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ اس کے کوارٹر پر ادھر ادھر سے اسی کماش کی عورتیں بھی دھڑلے سے آتیں۔ اگر محکمے کا کوئی ملازم باز پوس کرتا تو وہ آپے سے باہر ہو کر ٹرانسفر کروانے کا روپ ڈالتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ ایک روز اکبر خان نے اسے ایک پیکٹ دیا اور سرگودا روانہ کر دیا۔ یہ اس کی پہلی ڈیل تھی جو وہ اپنے علاقے سے دور کرنے جا رہی تھی۔ خوب روح تو تھی ہی، اس نے وہ پیکٹ اپنے لباس میں چھپا لیا اور دوپہر ڈھلنے سے قبل اپنے کوارٹر سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ اس نے اپنے ذہن میں جو پلان بنایا تھا وہ یہ تھا کہ کسی ایسی کار کو روک کر جس میں فیملی ہو، اس میں لفٹ لینے کی کوشش کرے گی۔ 2-4 گاڑیوں کو ہاتھ دیا مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخرکار ایک ایمبولینس جو کہ کوئی مریض لے کر جا رہی تھی ہاتھ دینے پر رک گئی۔ ایمبولینس میں موجود مریض کے ورثاء نے ریکویسٹ پر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ فیصل آباد تک کا سفر بخیریت ہوا اور وہ اتر کر بس اسٹینڈ کی طرف چل دی۔ شام ہو رہی تھی اور اسے ایک اکیلی بیٹھی خاتون کے برابر سیٹ مل گئی۔ جو راستہ اس نے اختیار کر لیا تھا اس کا انجام تباہی تھا، مگر وہ ان سب سے بے خبر صرف دولت کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بس سرگودا کے بس اسٹینڈ پر رکی تو وہ بھی سواریوں کے ساتھ بس سے باہر آ گئی۔ PCO پر آ کر اس نے رابطہ نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف رابطہ ہونے پر اس نے بولنے والے کو بتایا کہ وہ اسٹینڈ کے اندر ہی PCO پر ہے۔ یہ بتا کر اس نے فون کاٹ دیا اور PCO کے ایک طرف ہو کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک موٹر سائیکل سوار نوعمر لڑکا اس کی طرف آیا اور پاس پہنچ کر رک گیا۔ پھر اس نے نام لے کر مخاطب کیا تو رخسانہ نے سر ہلا کر تائید کی اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ وہ لڑکا جس نے اپنا نام عبداللہ بتایا تھا اسے لے کر مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا ایک مکان کے آگے آ کے رک گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اسے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر خاتون خانہ جس کا نام رضیہ تھا، اس نے اس کا خیر مقدم کیا اور بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو کام میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اکبر خان نے رخسانہ کو بتایا تھا کہ جس کے پاس تم مال لے کر جا رہی ہو وہ خود بھی منشیات کا کام کرتی ہے۔
हामिद इसका कत्ल के सिलसिले में जेल में था, पीछे वो घर और उसका मुकदमा संभाल रही थी। पैकेट उसने रज़िया के सुपुर्द किया और उसके पीछे चलती हुई कमरे में आ गई। उसकी 2 बेटियां नुसरत और इशरत भी कमरे में आ गईं। चाय वगैरह के बाद खाना लग गया। रात गए तक रुखसाना इनसे बातें करती रही, फिर इनके दरमियान ही सो गई। सुबह नाश्ते से फारिग होकर अब्दुल्ला के हमरा बस स्टैंड पर आई और वापसी के लिए बस में सवार हो गई। इसकी पहली डील बगैर किसी मसले के कामयाब हो गई थी। रुखसाना हबीस ज़र के जाल में उलझती चली गई। इधर उधर मंशियात स्मगलिंग करती करती वो लाखों में खेलने लगी। अपनी गाड़ी खरीद ली, अलग से घर खरीद लिया, अपने दोनों भाइयों और बाप को भी इसी कारोबार में शामिल कर लिया। कई बार ये सब लोग रंगे हाथों पकड़े भी गए, जेल भी गए, फिर जमानत पर बाहर आकर वही धंधा दोबारा से शुरू कर दिया। इसी कुमाश के एक बड़े मनशियात फरोश तवक्कुल से रुखसाना ने शादी कर ली। तवक्कुल के आने से बाप भाइयों के साथ उसकी अनबन हो गई और वो दोनों के कारोबार से अलग हो गए। दोनों तरफ से सख्त जंग शुरू हो गई। एक दूसरे की मुखबिरी में पुलिस की चांदी होने लगी और ये सिलसिला तवील तर होता गया। रुखसाना का बड़ा भाई अब्दुल ज़रा गुस्से वाला था। 1-2 बार तवक्कुल और रुखसाना को उसने मारपीट भी की। बात पुलिस तक जा पहुंची। गिरफ्तारियां, मुकदमात दोनों तरफ से चलने लगे, मगर दोनों ने ही हार न मानी। एक रोज़ तवक्कुल और रुखसाना अपनी गाड़ी पर 40 किलो चरस लेकर आ रहे थे कि अब्दुल को इसके बारे में खबर हो गई। अभी वो रास्ते में ही थे कि इसने फूलनगर पुलिस को उनकी गाड़ी के नंबर देते हुए भारी मंशियात स्मगल करने का बताया। पुलिस ने नाका लगाकर गाड़ी रोकी। तलाशी पर चरस बरामद हो गई। वो दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार हो गए और जेल चले गए। जब जमानत पर बाहर आए तो सीधे अब्दुल के घर सुलह के लिए चले गए, मगर रुखसाना के वालिद ने दोनों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। दोनों को अपनी बेइज्जती का बड़ा दुख हुआ। उनको पता चल गया था कि फूलनगर पुलिस को मुखबिरी अब्दुल ने ही की थी। रुखसाना, हमें तुम्हारे भाई की वजह से बहुत नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, तवक्कुल ने रुखसाना को मुखातिब करते हुए गिला किया। मैं खुद भी परेशान हूँ इनके रवैये से। रुखसाना ने तवक्कुल की हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर क्या करना चाहिए? तवक्कुल ने बदस्तूर परेशान कुन अंदाज में उससे पूछा। तवक्कुल, मैं क्या कह सकती हूँ? अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। तवक्कुल ने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए उसकी जानिब देखा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, ये कहते हुए वो उठकर किचन में चली गई। तवक्कुल के अंदर रुखसाना के घर वालों के लिए गुस्सा और नफरत का अलाव रोशन था, जो लम्हा ब लम्हा बुलंद होता जा रहा था। तवक्कुल ने अपने एक मिलने वाले मफरूर इश्तहारी फजलू बलोच से राब्ता करके ये प्लान तैयार कर लिया कि कोई मौका देखकर अब्दुल पर धावा बोल देना है। उधर अब्दुल ने अपने बाप और भाई के हमरा मिलकर दोनों को ठिकाने लगाने का पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ था। इसके लिए उसने एक खतरनाक मुजरिम की मदद ले रखी थी, जिसका नाम बादशाह गुल था। रुखसाना और तवक्कुल शहर से वापस आ रहे थे, जबकि बादशाह गुल अपने 2 साथियों के साथ उनके इंतजार में टूटी सड़क के एक जानिब कमात की फसल में छुपा हुआ था। इस सड़क पर गाड़ी की रफ्तार रेंगने की हद तक सुस्त हो जाती थी। जैसे ही उनकी गाड़ी उनसे कुछ फासले पर आहिस्ता हुई तो वो तीनों असले से लैस फसल से निकलकर सड़क पर आ गए। अचानक गाड़ी के सामने आकर बादशाह गुल ने फायर खोल दिया। पहले बस्ट ने तवक्कुल के परिख्चे उड़ा दिए। तवक्कुल इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, वरना वो अपना पिस्टल निकाल लेता, मगर इससे पहले ही पे दर पे गोलियों ने उसे स्टीयरिंग पर ही ढेर कर दिया। दोनों जानिब से ट्रैफिक रुक गई थी, मगर बादशाह गुल और उसके साथियों ने रुखसाना को सबके सामने अगवा किया और मौका वारदात से फरार हो गए। पुलिस आई। तवक्कुल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मुलजिमों के पीछे गिरफ्तारी के लिए चढ़ दौड़ी, मगर वो पुलिस के हाथ न आए। कुछ दिन बाद रुखसाना की पामाल शुदा लाश भी मिल गई। पुलिस ने रुखसाना के बाप और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और इनके इकरार जुर्म और असले की बरामदगी के बाद इनको जेल भेज दिया गया। ताहम कत्ल और मुजरिमाना हमले का असल मुजरिम बादशाह गुल किसी भी तरह हाथ न आ सका। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई रोज तक एहतजाज होता रहा, मगर बेसूद। मुकदमे की पैरवी तवक्कुल का छोटा भाई कर रहा है, मगर अदम दिलचस्पी और कमज़ोर इस्तगासा की बिना पर शायद वो तीनों जल्द ही बाहर आ जाएं।